बात गुमनामी बाबा की। फैजाबाद के गुमनामी बाबा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच का रिश्ता गुमनामी बाबा के खुलते बक्सों से और गहरा रहा है। गुमनामी बाबा की निशानियां यह संकेत दे रही हैं कि उनका न सिर्फ पश्चिम बंगाल से रिश्ता था बल्कि आजाद हिंद फौज से भी गहरा नाता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुमनामी बाबा का बोस से बेहद करीबी रिश्ता था, जिसकी वजह से बोस से जुड़े हर दस्तावेज और पेपर कटिंग्स उनके पास थी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बहुत जल्द नेताजी का गुमनाम सच सामने आने वाला है। खुलते बक्से और बोस से जुड़ते कनेक्शन। बक्से में मिली दूरबीन का राज क्या? बक्से में मिला इंग्लैंड का टाइपराइटर, गोल्ड फ्रेम का चश्मा और रोलेक्स घड़ी का राज क्या? आजाद हिंद फौज की यूनिफॉर्म कौन पहनता था? बक्सों से खुलते राज का नेताजी से मिलता कनेक्शन। 24 बक्से और 2760 आइटम। क्या इन चीजों से यूपी के फैजाबाद में रहने वाले गुमनामी बाबा का सच अब दुनिया को पता चल पाएगा? क्योंकि फैजाबाद के गुमनामी बाबा के निधन के 31 साल बाद अब पहली बार वो चीजें सार्वजनिक हो रही हैं जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल थीं, जो गुमनामी बाबा ने काफी सहेज कर रखी हुई थीं, जो गुमनामी बाबा की आखिरी निशानियां हैं। गुमनामी बाबा का जब 22वां बक्सा खुला तो लोग हैरत में थे, क्योंकि जो सामान सामने आया उसका किसी संत से रिश्ता ठहराना कहीं से भी संभव नहीं। और टोटल बक्से यहाँ पर 24 हैं और अभी जो भी चीज़ें निकली हैं उससे वहाँ आसपास जितने लोग भी हैं वो ये मानने को मजबूर हो गए हैं कि जो भी सामान है वो किसी एक आम साधु का नहीं है, क्योंकि हर तरह की चीज़ें जितनी सिस्टमेटिक तरीके से रखी हुई हैं वो ये आपको मानने पर मजबूर कर रहा है कि जो भी रहने वाला था वो एक आम साधु नहीं था बल्कि कोई अलग ही व्यक्तित्व। बक्से से निकली ये दूरबीन, इसे गौर से देखिए। आखिर गुमनामी बाबा की निशानियों में इस दूरबीन का क्या काम था? इस भारी भरकम दूरबीन को देखकर सामान खोलने वाले भी अचंभे में हैं। दूरबीन की पैकिंग भी मौजूद है, चमड़े का दूरबीन केस। अब जरा देखिए पैकिंग का ये डिब्बा क्या बताता है। यह बताता है कि यह दूरबीन जर्मनी की है। जी हां, वही जर्मनी जहां नेताजी ने काफी समय बिताया था। जानकारों का कहना है कि ऐसे दूरबीन तब फौज में काम आती थी। और अब देखते हैं दूसरा सामान, ये टाइपराइटर। ये भी मिला है गुमनामी बाबा के बक्से में। ये टाइपराइटर मेड इन इंग्लैंड है। सवाल मन में जरूर आता है कि एक बाबा को ऐसे दूरबीन और टाइपराइटर की क्या जरूरत थी? ये तो उनको सोचना चाहिए जो लोग इस बात को नहीं मानते हैं, मेरी बात को, कि ये कौन थे। उनका कहना है कि कोई बाबा रहता था। अब बाबा के पास ये दूरबीन क्यों निकलेगी? बाबा के पास ये ब्रिटिश का बना हुआ टाइपराइटर क्यों निकलेगा? ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि शक जाहिर करती है कि सामान कहीं ना कहीं से नेताजी से संबंधित हैं, जो कि मतलब इतने सिस्टमेटिक तरीके। अब जापान की कराकरी निकल रही है। ये सब चीजें क्या इंडिकेट करती है? किसी संत के बारे में या किसी बाबा के बारे में या कि किसी और के बारे में जहां के लिए जांच चल रही है। नेताजी से जुड़ी फाइलों और दस्तावेजों के सार्वजनिक होने के बावजूद उनकी मौत का सच सामने नहीं आ सका। तमाम आशंकाओं और अनुमानों के बीच कई दावे और कई थ्योरियां किसी प्लेन के मानिंद क्रैश हो गईं, तो कई वक्त की गर्द में धुंधला गईं। लेकिन इस बार गुमनामी बाबा से जुड़ा जीवंत सत्य नेताजी से जुड़े अर्ध सत्य को बदलने की ओर बढ़ता दिख रहा है। 22वें बक्से में 445 चीजें मिली हैं, जिनमें यह जापानी क्रॉकरी भी शामिल है। बड़ा सवाल यह है कि जो भी सामान मिल रहा है उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन नेताजी बोस से भी मिल रहा है। आखिरी दिनों में बोस जापान में रहे। बोस का जापान का रिश्ता दुनिया जानती है। और अब गुमनामी बाबा के सामान में जापान का टी सेट ये इशारा कर रहा है कि गुमनामी बाबा और बोस की थ्योरी में कुछ उबाल तो जरूर है। मेड इन जर्मनी की दूरबीन,
मेड इन इंग्लैंड का टाइपराइटर, जापान की क्रॉकरी, सिगरेट केस, या आम आदमी की हैसियत से परे ये सामान गुमनामी बाबा के नाम की तरह गुमनाम नहीं रह सका। वक्त की गर्द में भले ही ये धुंधला गया, लेकिन अब सब कुछ साफ सामने है। पहले दिन गुमनामी बाबा के जो बक्से खोले गए थे, उनमें आजाद हिंद फौज की यूनिफॉर्म मिली, तो बक्से से एक चश्मा भी मिला जो गोल फ्रेम का है और ठीक वैसा ही है जैसा नेताजी पहना करते थे। तो एक रोलेक्स घड़ी भी मिली है, ऐसी ही घड़ी नेताजी अपनी जेब में रखते थे। तो दूसरे दिन सिगरेट, पाइप, तांत की साड़ी, काली की मूर्ति, बंगाली भाषा में लिखे साहित्य और पत्र के साथ साथ बंगाल के बने कुछ सामान मिले हैं। खोले गए बक्से से कुछ लेटर मिले हैं जो नेताजी के परिजनों ने लिखे हैं। कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग मिली है जिनमें नेताजी से संबंधित खबरें हैं। कुछ झोले में बांग्ला और अंग्रेजी में लिखी 8 से 10 साहित्य की किताबें मिली हैं। मंत्र जाप करने के लिए रुद्राक्ष की मालाएं भी मिली हैं। इन सामानों को देखने के बाद संग्रहालय के निदेशक ने भी साफ कर दिया कि गुमनामी बाबा चाहे जो भी हों, लेकिन अब तक मिले सामानों से साफ है कि वो पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे पुस्तकें ज़्यादा निकली हैं और उनके घरेलू उपयोग के सामान वहाँ प्राप्त हुए हैं और बक्सों के खुलने की प्रक्रिया तो अभी चालू है। ये हम अभी इसलिए नहीं कह सकते कि कोई ऐसा कोई मतलब जो सामग्री है उसका तो अध्ययन करा जाएगा ना, शोध का विषय है ये। तो अभी तो गुमनामी बाबा जी का ही हम लोग को देख रहे हैं। ये फिर म्यूजियम्स में रखी जाएंगी और वहाँ पर डिस्प्ले की जाएंगी जिससे सामान्य जन गुमनामी बाबा की चीज़ों को देख सकें। सवाल साफ है कि क्या फैजाबाद में गुमनामी बाबा ही असल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे? क्या गुमनामी बाबा जिस राम भवन में रहते थे उसके कमरे से मिला सामान दरअसल नेताजी का था? आखिर कौन गुमनामी बाबा को विदेशी पत्रिकाएं और विदेशी सिगरेट पहुंचाया करता था? आखिर क्यों गुमनामी बाबा लोगों से नहीं मिलते थे? आखिर क्यों गुमनामी बाबा का जब जन्मदिन का जश्न मनाया जाता था तो उनसे मिलने वालों में कोलकाता के लोग हुआ करते थे? गुमनामी बाबा के बक्से में नेताजी के मां, पिता और परिवार की तस्वीरें मिली हैं। तो कोलकाता में हर साल 23 जनवरी को मनाए जाने वाले नेताजी जन्मोत्सव की तस्वीरें भी। इतना ही नहीं, इन बक्सों में फॉरवर्ड ब्लॉक की लीला रॉय की मौत पर हुए कॉन्डोलेंस की तस्वीरें भी हैं। तो 1974 में कोलकाता के डेली आनंद बाजार पत्रिका में 24 किश्तों में छपी खबर ताई होकू विमान दुर्घटना एक बनी हुई कहानी की कटिंग्स भी है। बक्से में जर्मन, जापानी और अंग्रेजी लिटरेचर की ढेरों किताबें हैं। तो इंडो चाइना वॉर पर किताबें भी हैं जिनके पन्नों पर कमेंट लिखे हुए हैं। इसके अलावा इन बक्सों में नेताजी की मौत की जांच के लिए बने शहनवाज और खोसला कमीशन की रिपोर्ट और सैकड़ों टेलीग्राम जिन्हें गुमनामी बाबा उर्फ भगवन जी के पते पर भेजा गया वो भी मिले हैं। इन बक्सों में हाथ का बना वो नक्शा भी मिला है जिसमें वो जगह दिखाई गई है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां पर नेताजी का प्लेन क्रैश हुआ। इतना ही नहीं, इन बक्सों में आजाद हिंद फौज की इंटेलिजेंस यूनिट के चीफ पवित्र मोहन राय के हाथ से लिखे बधाई संदेश भी मिले हैं। साल 1982, फैजाबाद, राम भवन, भगवन जी उर्फ गुमनामी बाबा। 33 साल पहले फैजाबाद के इसी राम भवन में गुमनामी बाबा ने पहली बार दस्तक दी थी। गुमनामी बाबा के मकान मालिक रहे गुरु बसंत सिंह के बेटे शक्ति सिंह के मुताबिक साल 1982 गुमनामी बाबा रहने आए थे। गुमनामी बाबा को करीब से देखने वाले कहते हैं कि उनकी बहुत सी बातें नेताजी से मिलती जुलती थीं। शक्ल सूरत तो व्यक्तित्व के साथ कद की ऊंचाई भी। लोगों के मुताबिक गुमनामी बाबा धारा प्रवाह जर्मन, संस्कृत और बंगाली बोलते थे। गुमनामी बाबा से जुड़े किस्से फैजाबाद में लोगों की जुबान पर आज भी हैं। लोग बताते हैं कि उनके घर पर रात गुजारने वाले करीबी जब उनसे सवाल करते थे कि भगवान आपका जन्म कहाँ हुआ है, तो गुमनामी बाबा हंसते हुए कहते थे कि मेरा जन्म इसी देश में हुआ है, लेकिन अब यहाँ के रजिस्टर से मेरा नाम काट दिया गया है। गुमनामी बाबा की मृत्यु के बाद सस्पेंस और सवालों से जूझते हुए एक पीढ़ी बदल गई, लेकिन रहस्य बेपर्दा नहीं हो सके। सवाल तो यह भी है कि क्या अयोध्या से सटे फैजाबाद में सरयू नदी के तट पर जिस गुमनामी बाबा की समाधि है वो दरअसल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की समाधि है,
क्या इसे महज संयोग मानकर टाला जा सकता है कि गुमनामी बाबा की समाधि पर उनके जन्मदिन की जो तारीख लिखी है वो तारीख नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि भी है। नेताजी का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को हुआ था, जबकि गुमनामी बाबा की समाधि पर जन्म की तारीख 23 जनवरी लिखी हुई है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है, गुमनामी बाबा की समाधि पर मृत्यु की तारीख के सामने 3 सवालिया निशान लगे हैं। क्या समाधि पर अंकित इन सवालिया निशानों में ही नेताजी की मौत का रहस्य छिपा है? अयोध्या में गुमनामी बाबा के मकान मालिक रहे गुरु बसंत सिंह के बेटे शक्ति सिंह भी नेताजी की भतीजी ललिता बोस की उस बात की ओर याद दिलाते हैं जिसमें उन्होंने इन सामानों को अपने चाचा यानी नेताजी का बताया था। गुमनामी बाबा की जब मृत्यु हुई थी यहाँ पर 16 सितंबर 1985 को, उसके बाद यहाँ पर उनकी भतीजी ललिता बोस आई थी। उन्होंने इस बात को कहा था कि जो यहाँ रह रहे थे गुमनामी बाबा के रूप में, वो उनके चाचा थे। तमाम सामानों को उन्होंने देखा था, तमाम पत्रों को देखा, तमाम चित्रों को देखा। उसके बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला था और उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि उनके ये जो रह रहे थे वो उनके चाचा थे, उनके सामानों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाए। तो इस पर हाई कोर्ट ने एक आदेश किया था कि सारे सामानों की इन्वेंट्री बना के उनको सुरक्षित मालखाने में रखा जाए। सारे सामान सुरक्षित मालखाने में रख दिए गए थे उसी समय उठा के। करीब 2760 आर्टिकल्स थे उस समय। 16 सितंबर 1985 में गुमनामी बाबा के निधन के बाद उनका सामान फैजाबाद जिला कोषागार में सील लगाकर रख दिया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के ऑर्डर के तहत गुमनामी बाबा के बक्सों को 10 सदस्यों वाली एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी खुलवा रही है। फिर इन सामानों को अयोध्या में बने इंटरनेशनल रामकथा म्यूजियम में रख दिया जाएगा। 16 सितंबर 1985 को गुमनामी बाबा की मृत्यु हुई। इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 18 सितंबर 1985 को कैंट के गुप्तार घाट पर बेहद गोपनीय तरीके से उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लोग बताते हैं कि गुमनामी बाबा को उस वक्त सेना ने 21 तोपों की सलामी दी थी। जाहिर सी बात है कि गुमनामी बाबा के जीते जी उनकी जिंदगी रहस्य के पर्दों से छिपी रही, तो उनकी मौत भी अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। कैमरा पर्सन जितेश के साथ ज्ञानेश शुक्ल, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, फैजाबाद।